के चेहरे पर इस समय एक मुस्कान थी जो जोगिंदर को और भी ज्यादा प्रोवोक कर रही थी। जोगिंदर गुस्से भरी आवाज में बोला, मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद है, लेकिन इंसान को एक समय में उतना ही निवाला खाना चाहिए जितना वो चबा सके। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी भूख इतनी अधिक है बरार साहब की मैं चबा नहीं सीधे अजगर की तरह निगल जाता हूँ। जोगिंदर ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, कई बार अजगर अपनी औकात से बड़ा शिकार निगलने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। इससे पहले कि अभिनव कुछ जवाब दे पाता, जोगिंदर ने आगे कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे चल रहा हूँ। इतने सालों तक मेरा राइवल जसबीर था और आज मैं तुम्हारे जैसे कल पैदा हुए छोकरे के साथ डिनर कर रहा हूँ। अभिनव ने जोगिंदर को अनदेखा किया और खाना खाना जारी रखा। यह देखकर जोगिंदर ने गुस्से में मेज पर जोर से घूंसा मारा, जिससे पूरी मेज हिल गई और चिल्लाकर बोला, अपनी जिंदगी में बिजनेस करते हुए मुझे 30 साल से अधिक हो गए, लेकिन तुम्हारे जितना घमंडी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अभिनव ने शांति से अपनी चम्मच नीचे रख दी और कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला, बरार साहब, हर किसी का कभी न कभी फर्स्ट टाइम आता ही है। मेरी शक्ल अच्छे से याद कर लीजिए, मेरे जैसा और कोई मिलेगा भी नहीं। जोगिंदर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, वेरी गुड। अभिनव, तुम्हारे अंदर गट्स है, ये मानना पड़ेगा। सतबीर तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और तुम आज यहाँ बैठकर मेरे सामने डिनर कर रहे हो। तुमने अपने लिए ये पोजीशन खुद तैयार की है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन तुम मेरे एरिया में आकर मेरे लोगों को मारो और मेरे कजिन की टांग भी तोड़ दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोगिंदर अपनी क्रूरता और विकेट स्कीम्स के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसे लगता था कि पूरे शहर में केवल जसबीर ही उसका सामना कर सकता था, लेकिन अब अचानक अभिनव उसके लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ गया था। जोगिंदर ने कहा, रॉकी को मारने का सीधा मतलब है मेरे गले पर हाथ डालना, नॉट एक्सेप्टेबल। तभी अभिनव ने हाथ उठाकर जोगिंदर को चुप रहने का इशारा दिया और बोला, मैं आपके कजिन की टांग तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उसने भी मेरे खास आदमी को मारा था, इसीलिए बात बराबर हो गई। मगर उसकी बेवकूफी की वजह से मेरा महंगा सूट खराब हो गया। उसके बदले में आप मुझे कंपनसेट करेंगे या नहीं? अभिनव ने यह बात बहुत ही धीमे से कही थी, जो सीधे जोगिंदर के ईगो को जाकर लगी थी। एक पल के लिए सन्नाटे के बाद अचानक जोगिंदर जोर से हंसा और उसने 3 बार ताली बजाई। अगले ही पल बाहर खड़े 2 बाउंसर्स अंदर आए और उन्होंने अभिनव को घेर लिया। कुछ ही पलों में वहां 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे कट्टे बाउंसर्स आ चुके थे। डिनर का माहौल गर्म हो चुका था। जोगिंदर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरे कजिन के टांग के बदले में मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा और अपने सूट के बदले में तुम मुझसे 2 इटालियन मेड सूट ले जाना। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अगर गूदा हो तो टांग तोड़ लो। ये कहते ही अभिनव तेजी से उठा और उसने मेज पर रखी 2 प्लेट्स पास खड़े बाउंसर्स के सिर पर दे मारी। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने अपनी कुर्सी उठाई और आगे बढ़ रहे एक बाउंसर के सिर पर दे मारी। ये नजारा देखकर जोगिंदर भी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए उसने एक सिगार जलाया और कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला, आज दोपहर इसने अकेले 10-12 बदमाशों को हराया था, इसलिए बिल्कुल रहम नहीं। तुम लोगों को पूरी छूट है, मुझे इसकी एक टूटी हुई टांग चाहिए। ये कहते हुए जोगिंदर ने पैर मेज पर रख दिए और अभिनव की पिटाई का मजा देखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभिनव समय गवाए बिना सीधे मेज पर कूदा और दौड़ते हुए सीधा जोगिंदर की तरफ बढ़ने लगा। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही अभिनव मेज से कूदा और हवा में उछलते हुए उसने जोगिंदर की छाती पर जोरदार लात मारी। सभी बाउंसर्स अपनी जगह पर शॉक में खड़े रह गए। अभिनव ने टेबल से एक ईटिंग नाइफ उठाया और जोगिंदर की जांग पर पूरी ताकत लगाकर घोंप दिया, जिससे तेज खून बहने लगा। पूरे ग्रेट इंडियन होटल में जोगिंदर की चीख गूंज उठी। अभिनव हंसते हुए बोला,
टांग के बदले टांग चाहिए थी ना तुझे, अब मैं तेरी भी एक टांग काट कर ले जाऊंगा। जोगिंदर दर्द के मारे कांपते हुए चिल्लाया, रुको, मैं कहता हूँ रुको। जोगिंदर ने पूरी जान लगाकर अभिनव का हाथ पकड़ लिया, फिर भी वो चाकू बाहर नहीं खींच सका। अभिनव शांत होकर बोला, अब बताओ, तुम मेरे सूट के बदले मुझे कंपेंसेशन दोगे या नहीं? जोगिंदर पसीने से तरबतर हो चुका था और दर्द से तड़पते हुए बोला, हाँ, मैं कंपेंसेट करूंगा, और रुको प्लीज। अभिनव के अचानक किए गए इस हमले की वजह से जोगिंदर के दिल में डर बैठ चुका था। अपने 30 साल के अनुभव में उसने इस तरह के इंसान का कभी सामना नहीं किया था। जोगिंदर अपने आप से बोला, यह अभिनव तो बिल्कुल पागल है, मेंटल केस। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। ये कहते हुए अभिनव ने बड़े प्यार से चाकू बाहर खींच लिया। जोगिंदर दर्द के मारे चिल्लाया, चाकू नहीं खींचना था। अभिनव हंसते हुए बोला, ठीक है, वापस लगा देता हूं। यह कहते हुए उसने जोर से खंजर वापस घोंप दिया। दर्द के मारे जोगिंदर का शरीर अकड़ गया। वहां मौजूद सारे बाउंसर्स भी ये नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आदमी इस तरह की हरकत कर सकता था। अभिनव जोगिंदर के कपड़ों पर लगा खून पोंछते हुए बोला, ब्रार साहब, मैं आज यहाँ केवल अपने सूट का मुआवजा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि कबीर, अनन्या या मुझसे जुड़े किसी भी और इंसान को जरा सी भी खरोच आई तो अगली बार टांग सचमुच में काट कर ले जाऊंगा। अभिनव ने जोगिंदर की आंखों में घूरते हुए ये बात शांत अंदाज में कही थी। इसका असर इतना गहरा था कि जोगिंदर के होश उड़ गए और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। जैसे ही अभिनव अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, उसने देखा कि उसकी तरफ एक बंदूक तनी हुई थी। अभिनव अपनी जगह पर ठिठक गया। ये देखकर जोगिंदर अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा और अभिनव के माथे पर बंदूक लगाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर गट्स है। मेरे ही अड्डे पर आकर तुमने मुझ पर हमला कर दिया, वो भी इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, पिछले 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे ही राज नहीं कर रहा। जाकर किसी से भी मेरा नाम पूछ लो, जोगिंदर ब्रार नेवर लूजेस। ये कहते हुए जोगिंदर ने अभिनव के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से उंगलियों के निशान साफ छप गए। दांत पीसते हुए जोगिंदर चिल्लाया, तुम्हें अपने लड़ने की काबिलियत पर बहुत घमंड है ना? अब देखते हैं कि तुम्हारे हाथ ज्यादा तेज चलते हैं या मेरी बंदूक की गोली। अभिनव मुस्कुराया और जोगिंदर का गला दबोचते हुए बोला, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि फाइट के दौरान कोई बंदूक निकाल ले। जोगिंदर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिनव अपनी तरफ तनी हुई बंदूक को देखकर भी उसका गला दबोच सकता था। जोगिंदर चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अगले ही पल अभिनव ने बंदूक पकड़कर अपने माथे पर लगा दी और दहाड़ते हुए बोला, गोली चलानी तो चला। जोगिंदर, अगर आज मैं यहाँ मर गया तो तुम में से कोई भी कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। तुम्हें क्या लगता है सतबीर मेरे आगे पीछे क्यों घूमता है? क्योंकि वो मेरी असली पहचान जानता है। ये बात सुनकर जोगिंदर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई बेवकूफ मंद बुद्धि बदमाश नहीं था। वो सतबीर को अपना सबसे बड़ा राइवल मानता था और ये बात भी सच थी कि सतबीर हर कदम पर अभिनव का साथ दे रहा था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि अभिनव कोई बेहद इम्पोर्टेंट आदमी था। जोगिंदर भी सोच ही रहा था कि अभिनव ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुझ पर चाकू चलाने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचा। अब तुझे ये बंदूक चलाने में सोचने की क्या जरूरत है? शूट! इस वक्त जोगिंदर का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे इन झूठे दावों से धोखा नहीं खाने वाला। उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और हर किसी का ध्यान उधर चला गया। अभिनव ने देखा कि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि वुल्फ खड़ा था। सामने का नजारा देखकर वुल्फ चिल्लाकर बोला, जोगिंदर, सतबीर ने मुझे भेजा और कहा है कि अगर तुमने टाइगर को हाथ भी लगाया तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सतबीर का नाम सुनते ही जोगिंदर का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। वो सतबीर की ताकत को अच्छी तरह जानता था। जोगिंदर ने खुद से कहा, लगता है
इस बार मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। तभी अचानक अभिनव मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं घर जा रहा हूं। गोली मारने का दिल करे तो बेझिझक मार देना। जोगिंदर अपनी जगह पर खड़ा रह गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को देखने लगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी अभिनव का शांत रहना उसे अंदर तक झकझोर चुका था। वो अपनी सालों की मेहनत से कमाए गए सक्सेस को एक झटके में नहीं गंवाना चाहता था। ग्रेट इंडियन होटल के बाहर वुल्फ घबराते हुए अभिनव के पास पहुंचा, क्योंकि अभी अभी अभिनव अपनी जान गंवाने के बेहद करीब खड़ा था। लेकिन अभिनव को इतना शांत देखकर वो हैरान रह गया। अभिनव ने कार की चाबी वुल्फ को थमाते हुए कहा, गाड़ी चला लोगे ना? वुल्फ नर्वस होकर बोला, बिल्कुल बॉस। ये कहते ही वे दोनों कार में बैठकर हाईवे पर निकल गए। कुछ देर बाद अभिनव ने अपनी जैकेट उतारी तो अंदर से उसकी शर्ट पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, वहां अंदर एक पल के लिए मैं वाकई डर गया था। वुल्फ हैरान होकर बोला, लेकिन अंदर तो आप तो बहुत ही ज्यादा शांत लग रहे थे। अभिनव गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ, मेरे और जोगिंदर के बीच साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था, जिसमें जीतने के लिए मुझे शांत रहना जरूरी था। और तुम भी एकदम सही समय पर आए, वरना आज इस खेल का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। बाय द वे, तुम्हें सदबीर नहीं भेजा है ना? वुल्फ ने जवाब दिया, हाँ, दरअसल मुझे आज ही पता चला कि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के असली मालिक मिस्टर सदबीर ही हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा था। ये बात सुनकर अभिनव ज्यादा हैरान नहीं हुआ। वो जानता था कि सदबीर कई सारे 2 नंबर के धंधों में शामिल था, तो इस तरह का अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग चलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी अभिनव ने पूछा, लेकिन तुम्हें पता था कि यहाँ जान का खतरा है, तुम फिर भी क्यों आ गए? वुल्फ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। अभिनव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, वैसे तो मैं टीम भी नहीं बनाता, लेकिन कल से तुम स्काई ग्लोबल के ऑफिस में आ जाना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे। वुल्फ खुश होते हुए बोला, थैंक यू बॉस। पिछले 2 दिन अभिनव के लिए किसी रोलर कोस्टर की तरह गुजरे थे, इसलिए थकान की वजह से वो गाड़ी में ही सो गया। आखिरकार जब गाड़ी उसके बड़े से बंगले पर पहुंची तो वुल्फ ने उसे जगाते हुए कहा, बॉस, आपका घर आ गया। अनन्या अभी भी टीवी देख रही थी। अभिनव को देखते उसने कहा, तुम हर रोज इतने थके हारे घर आते हो, क्या तुम्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, काम करना भी तो जरूरी है ना, और फिर ये सब मैं हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे खाने के लिए कुछ बचा है क्या? एक गंजे सांड की वजह से मैं अपना डिनर पूरा नहीं कर पाया। अनन्या हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई, लेकिन अभिनव आराम करने के बजाय पीछे पीछे किचन में चला गया। उसने देखा कि अनन्या सब्जियां काट रही थी, तो उसने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। अनन्या नाराजगी जताते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आ गए? आराम करो, मैंने कहा ना कि मैं खाना बनाकर लाती हूँ। अभिनव अनन्या के गाल पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ ना? वैसे भी मैंने सुना है कि घर के कामों में मदद करने से पार्टनर्स के बीच प्यार बढ़ता है। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, फिर जल्दी से ये प्याज काट दो और लहसुन छील लो। ये कहकर उसने तुरंत अभिनव को काम पर लगा दिया। तभी अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाय द वे, आज वाणी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हुआ था? एक्चुअली वो शाम को आई थी, लेकिन बिना कुछ ज्यादा बात किए कबीर के लिए खाना पैक करके चली गई। कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? ये सुनते ही अभिनव चौंक गया और बोला, तुम बिल्कुल पागल हो। कबीर ने वाणी की जान बचाई है, शायद इसलिए वो उसके लिए खाना ले गई होगी। तुम तो बस राय का पहाड़ बना देती हो। अनन्या एक्साइटेड होकर बोली, वैसे वाणी एक बहुत अच्छी लड़की है, अगर कबीर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगी। अभिनव अपना माथा पकड़ते हुए बोला, बस करो मेरी माँ, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। अनन्या समझ गई थी कि अभिनव इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना तैयार था। अभिनव इतना भूखा था कि 5 मिनट के अंदर सारा खाना खा गया। अनन्या उसे देखती रही और मुस्कुराती रही। अब आगे क्या होगा
क्या जोगिंदर अभिनव से बदला लेने आएगा या फिर रॉकी अभिनव की जिंदगी में खड़ी कर देगा नई अड़चने? आखिर हंसराज पिछले कई दिनों से कहाँ गायब था? क्या पुखराज अभिनव को अपने जाल में फंसा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। दूसरी तरफ मुंबई में समता दहाड़े मार कर रो रही थी और संजीव चुपचाप परेशान सा कोने में बैठा उसे देख रहा था। जब से सिक्योरिटी गार्ड्स ने अलीबाग से उन्हें उठाकर वापस मुंबई में लाकर पटका था, तब से वो चुप ही नहीं हो रही थी। संजीव ने गहरी आवाज में कहा, और कितना रोगी? तुम्हारा रोना सुन सुनकर मैं भी थक चुका हूँ। मेरी बात ना मानने का तुम्हें यही नतीजा मिलना था। समता ने गुस्से में संजीव के मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए कहा, कायर कहीं के, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, ऊपर से अभिनव भी हाथ से निकल गया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मेरी मदद करो। जोरदार थप्पड़ खाकर संजीव चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी वक्त वरुण आया और समता को रोते हुए देखकर बोला, माँ क्या हुआ? समता और ज्यादा रोते हुए बोली, वरुण बेटा, तुम वापस आ गए। तुम्हारे पापा और मेरे साथ आज बहुत बदतमीजी हुई है। वरुण तुरंत गुस्से में चिल्लाया, कौन था जिसने आपके साथ बदतमीजी की? समता रोते हुए बोली, हम अभिनव से मिलने उसके अलीबाग वाले विला गए थे। अभिनव का नाम सुनते ही वरुण गुस्से से लाल होते हुए बोला, अभिनव हरामखोर, उसको तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगा। और बाहर जाने लगा। तभी संजीव ने गहरी आवाज में कहा, वापस आओ, अभिनव ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ ने वहां जाकर तमाशा बनाया तो गार्ड्स ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। वरुण दांत पीसते हुए बोला, तो आप लोग वहां अकेले क्यों गए थे? अगर मैं भी साथ होता तो ये सब कभी नहीं होता। ये कहते हुए वरुण गुस्से से सोफे पर बैठ गया। समता जमीन पर पैर पटकते हुए बोली, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। पति बिल्कुल निकम्मा, बेटी एक नंबर की बेवकूफ। इकलौता अच्छा बेटा है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वरुण शादी का नाम सुनते ही बोला, माँ, नताशा जैसी लड़की फिर नहीं मिलेगी। पैसों का जल्दी इंतजाम करना ही पड़ेगा। पैसे का नाम सुनते ही समता और जोरों से रोने लगी और बोली, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश करके देख ली। तभी दांत पीसते हुए वरुण बोला, माँ, मुझे अभिनव का मुंबई वाला ऑफिस पता है। मैं अभिनव को सीधे वही जाकर पकड़ लेता हूँ और मैं वैभवी से शादी करने के लिए मना लेता हूँ। समता ने तुरंत आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही करो, बहुत अच्छा आइडिया है। संजीव ने समझाते हुए कहा, पहले ही क्या कम बेइज्जती हो चुकी है जो अब तुम उसके ऑफिस जाना चाहते हो? समता ने संजीव के पैर पर लात मारते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। वरुण, तुम कल कंपनी में जरूर जाना और अच्छी तरह माफी मांगना ताकि अभिनव वैभवी से शादी करने के लिए मान जाए। वरुण ने खुश होते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, नताशा को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समता खुश होते हुए बोली, तू ही तो मेरा एक समझदार बेटा है, वरना मेरी दूसरी औलाद तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। दूसरी तरफ होटल के कमरे में आखिरकार नताशा को होश आ गया था। नताशा ने बिस्तर पर बैठते हुए देखा कि सब कुछ वैसा का वैसा ही था, लेकिन अभिनव और मोंटी वहां से गायब थे। नताशा ने अपने आप से कहा, आखिर यहाँ हुआ क्या? मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई? लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है अभिनव वाइन पीकर बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। तभी नताशा की नजर साइड टेबल पर रखे हुए एक लेटर पर पड़ी। नताशा ने लेटर उठाया तो देखा कि उस पर लिखा हुआ था, हाय नताशा, कल रात मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मुझे अर्जेंटली कनाडा जाना था, इसलिए मैं मोंटी को लेकर जा रहा हूँ। आई होप कि तुम हमारे बीच की बात सीक्रेट रखोगी। नेक्स्ट टाइम मुंबई आऊंगा तो तुमसे फिर मिलूंगा, अभिनव। नताशा गुस्से से बोली, तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? ये सब मैंने केवल पुखराज के कहने पर किया था, जिसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं। और खुश होते हुए आगे बोली, और साथ ही इस कैमरा फुटेज का यूज करके मैं तुम्हें बाद में ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। एक तीर से दो शिकार। ये कहते ही नताशा तेजी से अलमारी में छुपाए हुए कैमरे की तरफ मुड़ी। वहां से कैमरा निकाला और उसमें सारी फुटेज देखी। वो खुश होते हुए अपने आप से बोली, लगता है उस बेवकूफ को भनक तक नहीं लगी कि यहाँ कैमरा छुपा हुआ था, लेकिन शायद उसके बेहोश होते ही मेमोरी फुल हो गई होगी।
शायद इसलिए आगे रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब आएगा मजा। ये कहते नताशा ने तुरंत पुखराज को फोन लगाया और बोली, हाय डार्लिंग, मिशन पूरा हुआ, फुटेज मेरे पास है। सामने से पुखराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब। इस फुटेज को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है मैं सही समय आने पर बता दूंगा। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम से कनाडा जाना है। तब तक कुछ भी काम हो तो मेरे छोटे भाई ऋषिराज से कांटेक्ट कर लेना, वो भी एक जरूरी काम से मुंबई आया हुआ है। बाय। नताशा को पुखराज से इससे ज्यादा अच्छे रिएक्शन की उम्मीद थी। तभी उसके फोन पर वरुण का कॉल आ गया। नताशा ने चिढ़ते हुए फोन उठाया और बोली, क्या है? वरुण एक प्यार भरी आवाज में बोला, नताशा डार्लिंग, मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगा, फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नताशा ने रुखाई से जवाब दिया, हाँ हाँ पता है, जब पैसे आ जाए तब कॉल करना, तब तक मुझे परेशान मत करो, बाय। कहते हुए नताशा ने तुरंत फोन काट दिया और अपना सामान समेटकर होटल से निकल गई। दूसरी तरफ कनाडा में रात भर की सुकून भरी नींद के बाद अभिनव अपनी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद कंपनी ऑफिस चला गया, जहां पर वुल्फ उसका इंतजार कर रहा था। वुल्फ के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और अंडरग्राउंड आइडेंटिटी की वजह से अभिनव उसे कोई व्हाइट कॉलर जॉब ही दे सकता था। इसलिए उसने अपनी टीम से कहकर उसे सिक्योरिटी हेड बनवा दिया। वुल्फ को भी किसी पोजीशन या टाइटल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, वो केवल अभिनव को फॉलो करना चाहता था। अभिनव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रकाश से फ्यूचर में होने वाली प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की और पैराडाइज गार्डन प्रॉपर्टी की सेल के बाद उनकी कंपनी का मार्केट में काफी पॉजिटिव रिव्यू आ रहा था। तभी अभिनव ने वीडियो कॉल पर नोटिस किया कि मुंबई वाली ब्रांच के बाहर काफी शोर शराबा मच रहा था। प्रकाश ने बताया, सर, सुबह से ही कोई वरुण नाम का पागल कंपनी के नीचे खड़ा होकर शोर मचा रहा है, रात से मिलने की जिद कर रहा है। हम उससे कई बार कह चुके कि आप कनाडा में हो, तो भी वो जाने से इनकार कर रहा है। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक गुस्सा छा गया। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वैभवी और उसका परिवार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। प्रकाश ने आगे कहा, सर, वो अपने आप को आपका साला बता रहा है, इसलिए हम अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब आप ही बताइए, हमें इस मामले में कैसे डील करनी चाहिए। अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, प्रकाश, तुम्हें जो भी ठीक लगे करो, वो बेवकूफ मेरा कुछ नहीं लगता। प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, ओके सर। ये कहते ही प्रकाश ने कॉल काट दिया और अपनी सिक्योरिटी टीम लेकर कंपनी के बाहर पहुंच गया। इस वक्त बाहर वरुण जोरों से चिल्ला रहा था, तुम्हें मुझे रोकने का हक किसने दिया है? मैं अभिनव का होने वाला साला हूं, तुम भाड़े के कुत्ते मुझे कैसे रोक सकते हो? गुस्से से वरुण का मुंह पूरा लाल हो चुका था। अभिनव का नाम सुनने की वजह से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कड़ा एक्शन लेने से कतरा रहा था, लेकिन फिर भी वे उसका रास्ता रोके खड़े थे। तभी प्रकाश ने आकर कहा, अभिनव सर से बात हो चुकी है। अभिनव का नाम सुनते ही वरुण खुश होते हुए बोला, देखा तुम लोगों ने, अभिनव से बात हो चुकी है। उसने मुझे अंदर बुलाने के लिए खुद अपने चीफ ऑफिसर को भेजा है। अब मैं तुम लोगों को नौकरी से निकलवा कर रहूंगा, देखना। तभी प्रकाश ने सिक्योरिटी टीम से कहा, अभिनव सर ने कहा है कि यह आदमी उनका कुछ नहीं लगता और इसे यहां से निकालने के लिए जो भी करना पड़े करो। यह सुनते ही वरुण बुरी तरह घबरा गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अगले पल उन्होंने मिलकर वरुण के ऊपर लात घुसे बरसाने शुरू कर दिए। वरुण जमीन पर लेटकर चिल्ला रहा था, क्या मुंबई में पुलिस और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है? हम जैसे शरीफ लोगों को ये सिक्योरिटी गार्ड्स कैसे मार सकते हैं? वरुण को मार खाते देख आसपास के सभी लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि उसने सुबह से ही उनका दिमाग खराब कर रखा था। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड्स ने वरुण को उठाकर कंपनी प्रेमिसेस के बाहर फेंक दिया। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर नताशा का मैसेज आया, हाय अभिनव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम जल्दी से मेरा कनाडा टिकट करवा दो। ये मैसेज पढ़ते ही अभिनव को जोरदार हंसी आ गई, लेकिन उसने मैसेज इग्नोर कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद नताशा की तरफ से दूसरा मैसेज आया, अभिनव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन एक बात मत भूलो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और अनन्या एक बहुत बुरे फेज को ओवरकम करके दोबारा साथ आए हो। इसलिए अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा रिश्ता फिर से खराब कर दूं, तो जल्दी से मुझसे मिलने का इंतजाम करो।
नहीं तो मैं हम दोनों के बीच गुजारी गई रात के बारे में उसे बता दूंगी। अभिनव के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। उसे नताशा से ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन उसने फिर से नताशा का मैसेज इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि नताशा के पास अनन्या से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। अगले ही पल अभिनव के फोन पर नताशा का वीडियो कॉल आया। अभिनव ने फाइनली वीडियो कॉल उठाया तो नताशा सामने से गुस्से में बोली, तुम सचमुच में पत्थर दिल इंसान हो। तुमने अनन्या के होते हुए भी मेरे जिस्म का इस्तेमाल किया है और अब तो मेरे मैसेजेस देखने को भी तैयार नहीं हो रहे हो। मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम मुझे अनन्या को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर तुमने अभी मेरी कनाडा की टिकट नहीं की तो मैं सारे वीडियोस और फोटोज अनन्या को भेज दूंगी। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए ये तो छोटी मोटी बात है और मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। तुम खुद ही मेरे पास आना चाहती थी। नताशा चिढ़ते हुए बोली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से मेरे अकाउंट में 10 करोड़ डालो और मेरी कनाडा की टिकट करो, नहीं तो मैं ये सारी फाइल्स अनन्या को अभी के अभी भेज दूंगी। अभिनव ने हंसते हुए कहा, जो करना है करो, आई डोंट केयर। ये सुनते ही नताशा ने दूसरा फोन निकाला जिसमें अनन्या का कांटेक्ट नंबर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर अभिनव के चेहरे पर एक घबराहट छा गई। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता था कि मेरे पास अनन्या से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होगा? मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। तुम शायद जानते नहीं कि बहुत पावरफुल लोग मेरे साथ हैं, लेकिन अब तुमने आखिरकार मुझे मजबूर कर दिया। इट्स योर ओन फॉल्ट। ये कहते ही नताशा ने अनन्या को सारे फोटोज और वीडियोस सेंड कर दिए। अभिनव के गुस्से का पारा फट चुका था। नताशा ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अभिनव ने मोबाइल पटक दिया और चिल्लाया, नताशा, तुमने अब लाइन क्रॉस कर दी है। अभिनव इस मामले को अनन्या तक बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे दोबारा खो नहीं सकता था। अगले पल अभिनव ने मोंटी को फोन मिलाया और बोला, लाइन चेंज हो गया है, नताशा को उठाओ और आज ही कनाडा भेजो। कुछ ही देर बाद नताशा अपने कमरे में बैठकर हंस रही थी कि तभी मोंटी तेजी से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। धोखेबाज! नताशा को समझ नहीं आया कि मोंटी अचानक कहां से आ गया था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मोंटी ने एक जोरदार घुसा मारकर नताशा को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ अभिनव, जो अभी भी परेशान सा अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसके फोन पर अनन्या का कॉल आया। अभिनव ने घबराते हुए फोन उठाया और बोला, हाँ हाय अनन्या, मैं तुम्हें अभी अभी कॉल करने वाला था। तुम कहो, मैं तुम्हें लेने अभी आता हूँ। अनन्या ने गुस्से भरी आवाज में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभिनव गढ़वाल। एक पल में ही अभिनव को ऐसे लगने लगा जैसे उसका सब कुछ उससे छीन रहा हो। अनन्या ने आगे कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तुमसे आज रात मिलना चाहती हूँ। मैंने फ्लोटिंग स्काई में तुम्हारे लिए आज रात का डिनर प्लान किया है। आई थिंक ये हमारा लास्ट डिनर होगा। अभिनव हड़बड़ाहट में बोला, अनन्या मेरी बात सुनो, जो तुम समझ रही हो वो। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने फोन काट दिया। अभिनव गुस्से से चिल्लाते हुए अपने आप से बोला, नताशा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हुए पहले बैंक मैनेजर को फंसाया, फिर मोंटी को, लेकिन इस बार तुम्हारा गलत इंसान से पाला पड़ा है। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अगले पल अभिनव ने गुस्से से अपनी कैबिन की पूरी टेबल पलट दी। ऑफिस में कभी भी किसी ने अभिनव को इतने गुस्से में नहीं देखा था। कंपनी के सबसे बुरे से बुरे फेज में भी अभिनव हमेशा शांति रहता था, और उसकी यही क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी ओवरकम कर जाता था। इसीलिए ऑफिस में सब घबरा चुके थे और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। अभिनव अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर बैठा हुआ था और खुद से बोल रहा था, अनन्या, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता, वो भी एक गलतफहमी की वजह से। तभी उसकी आंखों में गुस्सा भड़का और वो चिल्लाया, नताशा, तुम्हें भले ही लग रहा हो कि तुम मेरे और अनन्या के बीच में आ सकती हो, लेकिन दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच तुम जैसे मक्कार लोगों की कोई जगह नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या नताशा के भेजे गए वीडियोस अभिनव और अनन्या के बीच में एक दरार डाल पाएंगे? क्या नताशा और अभिनव के इंटीमेट वीडियोस देखने के बावजूद भी अनन्या अभिनव को माफ कर पाएगी?
नताशा के अभिनव को ब्लैकमेल करने पर पुखराज का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए सुनते रहिए आगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। रात के लगभग 8-9 बज चुके थे। अभिनव अभी भी परेशान सा अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था। तभी उसे वुल्फ का फोन आया। अभिनव ने जल्दी से कॉल उठाया और बोला, क्या अपडेट है? मोंटी ने जो पार्सल भेजा था वो आया? वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, नताशा मेरे पास ही है। ये कहते हुए वुल्फ ने अपनी कार में पीछे पड़े हुए एक बड़े से बैग पर घूसा मारते हुए फोन बैग के पास ले गया। तभी बैग से नताशा की रोने की आवाज आई। कौन हो तुम लोग और तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं स्काई ग्लोबल कंपनी के मालिक अभिनव गढ़वाल की गर्लफ्रेंड हूँ। छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही वुल्फ हंसने लगा और वापस फोन अपने कान पर लगा दिया। अभिनव ने एक गंभीर लहजे में कहा, उसे लेकर तुम होटल जाओ और वहां मेरा इंतजार करना। मैं भी डिनर करने के लिए वहीं पहुंच रहा हूं। फोन रखते ही अभिनव ने एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, नताशा, तुमने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की कि तुम मेरे और अनन्या के बीच में दरार डाल सकती हो? मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम दोबारा फिर से किसी के साथ ऐसा करने की सोचोगी भी नहीं। तभी अभिनव के फोन पर अनन्या का कॉल आया और उसने अभिनव को जल्दी से फ्लोटिंग स्काई रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए कह दिया। फोन रखते ही अभिनव ने वुल्फ, मोंटी और कबीर को फोन लगाया और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देकर तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल गया। हालांकि वो आज पहली बार अनन्या से मिलने में नर्वस महसूस कर रहा था। अभिनव ने अपनी गाड़ी पार्क की और लिफ्ट लेते हुए ऊपर चला गया। उसे अंदाजा था कि अनन्या पहले ही वहां पहुंच गई होगी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अभिनव के कानों में बेहद शानदार म्यूजिक पड़ा। वहां की सजावट और लाइट्स मुंबई ब्रांच के फ्लोटिंग स्काई रेस्टोरेंट से भी ज्यादा खूबसूरत थी। एक वेटर अभिनव के पास आया और बोला, मिस्टर अभिनव, मिस अनन्या ने आज की रात के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। प्लीज फॉलो मी। अभिनव जानता था कि अनन्या पब्लिक में कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया था। अभिनव अनन्या के पास पहुंचा, जो एक खिड़की वाली सीट के पास बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। वेटर ने कहा, मिस अनन्या, मिस्टर अभिनव आ चुके हैं। अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम फाइनली आ ही गए, बैठो ना। अनन्या के चेहरे पर छाई हुई उदासी को देखकर अभिनव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उस मुस्कुराहट के पीछे का दुख अभिनव को साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने वेटर के हाथ से मेनू लेते हुए कहा, बोलो तुम क्या खाओगे? इट्स माई ट्रीट। अभिनव ने मेनू को इग्नोर करते हुए कहा, अनन्या, मुझे तुमसे। लेकिन अनन्या ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद ही ऑर्डर कर देती हूँ। ये कहते ही अनन्या ने मेनू की तरफ सिर झुका लिया। अभिनव बहुत ज्यादा मजबूर था। वो जानता था कि नताशा के भेजे हुए मैसेजेस और वीडियोस अनन्या के लिए कितने अनबियरेबल होंगे, और वो इतना बड़ा सदमा झेलने के बाद भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसके साथ बैठी हुई थी। तभी अनन्या ने खाने का ऑर्डर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बैकग्राउंड में बहुत ही सैड म्यूजिक बज रहा था। अनन्या और अभिनव दोनों ही बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। लगभग 10 मिनट बाद वेटर ऑर्डर लेकर आया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना शुरू करो। ये शेजवान नूडल्स तुम्हारे फेवरेट है ना? जल्दी खाओ वरना ठंडे हो जाएंगे। अभिनव अनन्या से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनन्या उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। अभिनव ने किसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने हाई एंड रेस्टोरेंट में भी शेजवान नूडल्स मिलते होंगे। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता, है ना? ये बातें अभिनव के दिल में खंजर की तरह चुभ गई। अनन्या और अभिनव दोनों सर झुकाए चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अनन्या की चुप्पी धीरे धीरे अभिनव को और ज्यादा नर्वस कर रही थी। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो जानता था कि अनन्या अपने अंदर के ज्वालामुखी को किसी तरह कंट्रोल करके बैठी हुई थी।
अभिनव ने गहरी सांस ली और बोला, अनन्या, क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं? तभी अनन्या के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट पर गिरा, जिससे जोरदार आवाज हुई। अनन्या ने सिर उठाकर अभिनव को देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो बोली, एक्सप्लेन करने के लिए अब बचा ही क्या है? अभिनव ने कहा, दरअसल ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अनन्या ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। एक्चुअली मैंने तुम्हें कुछ और समझा था, लेकिन तुम कुछ और निकले। अभिनव इस बात को और देर नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी सिचुएशन और खराब होती जा रही थी। अनन्या ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूं, खाना खाओ ना। मैंने अभी और भी बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की है। ये शायद हमारा आखिरी डिनर है। अभिनव के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। उसने फोन में टाइम देखा और तुरंत वुल्फ को कॉल मिलाते हुए बोला, उसे जल्दी लेकर आओ। फोन काटते ही अभिनव ने अनन्या को सीरियस टोन में कहा, अनन्या, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूं। अचानक अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, कुछ एक्सप्लेन मत करो, ओके? बस ये डिनर खत्म करते हैं और फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। नताशा के भेजे हुए वीडियोस को देखने के बाद अनन्या किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन अनन्या की नजरों में यह सब कुछ केवल एक कवर अप बन चुका था। उसी वक्त रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर वुल्फ एक लड़की को खींचते हुए लेकर आ रहा था। जैसे ही अभिनव ने वुल्फ को आते देखा, उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन नताशा को वहां देखकर अनन्या का दिमाग सुन पड़ गया। वुल्फ नताशा को लेकर अभिनव के पास खड़ा हुआ, लेकिन नताशा मौका देखते ही अचानक अभिनव के बाहों में जाकर चिपक गई। आखिरकार तुमने मुझे अपने पास बुला ही लिया। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत तड़प रही थी। ये देखकर अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया और वो आंसू भरी नजरों से देखते हुए बोली, तो ये था तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, मैं जा रही हूँ। ये कहते ही अनन्या उठकर वहां से जाने लगी। अभिनव कंफ्यूज हो चुका था। उसने नताशा को धक्के देने की बहुत कोशिश की, लेकिन नताशा किसी लीच की तरह उससे चिपकी रही और बोली, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। अभिनव, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, यहाँ तक कि अपना जिस्म भी दिया है। अब तुम इतने पत्थर दिल मत बनो। अभिनव के चेहरे पर यह सब सुनकर गुस्सा छा गया। नताशा की आवाज सुनकर अनन्या पलटकर रोते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। अभिनव घबराते हुए बोला, नताशा दूर हटो, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ मत बोलो। नताशा चिल्लाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो, मेरे पास वीडियोस है और तुमने मेरे लिए एक लेटर भी छोड़ा था। अभिनव ने चिल्लाकर कहा, कबीर, जल्दी से वो वीडियोस लेकर आओ। ये सुनते ही अनन्या और खासकर नताशा हैरान रह गई। नताशा को डिस्ट्रैक्ट देखकर अभिनव ने उसे जोर से धक्का मारकर खुद से दूर कर लिया और एक गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें उस रात अच्छी तरह समझ गया था। तुम मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला रही थी। मैं तो वहां केवल मोंटी को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मैं समझ चुका था कि तुम कोई बड़ी प्लानिंग कर रही थी। इसलिए मैंने तुम्हारा ही गेम तुम्हारे साथ खेला। मेरी बेहोशी वाली वाइन मैंने नहीं, बल्कि तुमने खुद ही पी ली थी। मैंने ड्रिंक्स एक्सचेंज कर दिए थे। नताशा हैरान रह गई। अभिनव ने अनन्या को समझाते हुए कहा, मुझे इस लड़की पर शुरू से ही शक था और मोंटी इसके चंगुल में फंसता जा रहा था, इसलिए मुझे मोंटी को बचाने के लिए यह सब ड्रामा करना पड़ा। तभी कबीर एक बड़ा सा आईपैड लेकर आया और वीडियोस खोलकर अनन्या को थमा दिया। अभिनव ने पास आते हुए कहा, नताशा ने तुम्हें केवल आधी वीडियोस भेजी है, उसकी आगे की फुटेज मेरे पास है। अनन्या ने आईपैड पर वीडियोस देखना शुरू किया, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे नताशा ने अभिनव को बेहोशी की दवाई देने की कोशिश की थी और नताशा के बेहोश होने के बाद कैसे अभिनव बिना उसे छुए चुपचाप मोंटी को लेकर बाहर निकल गया था। ये सब देखकर अनन्या शॉक्ड रह गई। वो अपनी जगह पर कुछ देर तक फ्रीज सी हो गई। नताशा चिल्लाई, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरी आंखों के सामने बेहोश हो गए थे क्योंकि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अचानक नताशा को एहसास हुआ कि उसने अनन्या के सामने खुद ही अपनी पोल खोल दी थी।
नताशा ने कंफ्यूज होकर कहा, फिर तुमने मेरे लिए वो लेटर क्यों छोड़ा? अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, मैं अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के प्लान को तुम अकेले अंजाम नहीं दे सकती। जरूर तुम्हारे साथ कोई और भी था। मैं तो केवल उसकी पहचान जानना चाहता था। अब तुम आ ही गई हो तो अपने पार्टनर का नाम भी बता दो, और ये भी कि तुम मेरी क्लोज फैमिली में कैसे घुस गई। अचानक नताशा को पुखराज का ख्याल आया और वो डर के मारे कांपने लगी और कांपते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं बता सकती। ये कहते हुए नताशा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वुल्फ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। नताशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव उसकी सारी चाल को इस तरफ पलट देगा। उसके सारे सपने और अमीर बनने की एस्पिरेशंस चकनाचूर हो चुकी थी। उसके दिमाग पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो जोर जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो गई। अभिनव ने बिना गुस्से के कहा, इससे अच्छी तरह इंट्रोगेशन करो। अगर फिर भी ये कुछ ना बताए तो इसे दुनिया के किसी ऐसे कोने में भेज दो जहां से वापस ना आ सके। वुल्फ ने तुरंत नताशा को लेकर वहां से बाहर निकाल दिया। अभी भी बैकग्राउंड में वही सैड म्यूजिक बज रहा था, लेकिन माहौल बहुत अजीब हो चुका था। अभिनव ने अनन्या को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता तो मैं मोंटी से भी तुम्हारी बात करवा सकता हूं। मोंटी को नताशा ने बेहोश करके बांध रखा था। दोनों ने एक दूसरे को आंसू भरी नजरों से देखा। तभी अचानक अनन्या हंसी और फिर धीरे से बोली, अभिनव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर कौन हो। तुम पहले तो कभी किसी को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। अभिनव एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, अनन्या, इस तरह की जिंदगी मैंने बचपन से देखी है, शायद तुमने नहीं देखी। इतने सालों तक ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी मुझे केवल धोखा ही मिलता रहा। मेरे अंदर इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि कई बार मैं खुद नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मेरी जिंदगी में इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो तुम हो, और इसलिए मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं। और अगर तुम्हें सेफ रखने के लिए मुझे किसी का इस्तेमाल भी करना पड़े तो मैं झिझकूंगा नहीं। अनन्या, जिसने बचपन से ही एक लेविश लाइफ एंजॉय की थी, उससे अभिनव के अंदर की दिल की डार्कनेस का अंदाजा नहीं था। अनन्या धीमे से बोली, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही है। मुझे टाइम चाहिए। अनन्या इस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि उसे अभिनव के साथ किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अभिनव ने भी अनन्या पर जोर नहीं डाला। अनन्या ने जाते हुए कहा, मैं घर जाकर इसके बारे में थोड़ी देर सोचना चाहती हूँ। यह कहकर अनन्या अकेले ही वहां से निकल गई। अनन्या का यह फैसला अभिनव को बहुत चुभ रहा था, लेकिन उसे कम से कम इस बात की खुशी थी कि वो अनन्या से अपनी सच्चाई बता पाया था। अभिनव काफी देर तक अकेला वहीं बैठा रहा। फाइनली उसे वुल्फ का कॉल आया। वुल्फ ने कहा, मैंने और कबीर ने मिलकर उसे काफी इंटरोगेट किया, लेकिन वो इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे कि मानो वो मेंटली ब्रेकडाउन हो चुकी है, और उसका फोन भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो गया है। मैंने इस तरह का फोन कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे शहर से बाहर भेजने का इंतजाम कर दिया और साथ में वार्निंग भी दी है कि वो कभी वापस ना आए। यह सुनकर अभिनव ने फोन काट दिया। फाइनली अभिनव उठा और रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चला गया। ठीक उसी वक्त एक वेटर जो कि वीडियो कॉल पर था, अभिनव को जाते हुए रिकॉर्ड करते हुए बोला, सर, नताशा की चाल उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। सामने से पुखराज की शांत आवाज आई, बेवकूफ लड़की, लालच के चक्कर में उससे बिना पूछे ही अभिनव को ब्लैकमेल करनी चली थी। और कोई बात नहीं, ये प्लान का केवल पहला स्टेप ही है, अभी पिक्चर बाकी है। टाइम काफी तेजी से बीता। अगले 15 दिन तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। स्काई ग्लोबल के सभी प्रोजेक्ट्स फुल स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे थे और जल्दी दूसरी प्रॉपर्टी की प्री सेल्स भी स्टार्ट होने वाली थी। कबीर भी अब तक रिकवर कर चुका था और घर वापस आ गया था, लेकिन जब भी वाणी और कबीर अकेले में होते, उन्हें देखकर अभिनव को हमेशा लगता कि शायद कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा कुछ हुआ था जो वो अभिनव को नहीं बता रहे थे। इसके बाद काफी दिनों तक वैभवी और उसकी फैमिली ने भी उसे हैरेस नहीं किया था और न ही जोगिंदर ने अभिनव से बदला लेने की कोई कोशिश की। अभी अभिनव की जिंदगी में बस एक ही दुख था, वो ये कि अनन्या ने उससे दूरी बढ़ा ली थी और अब वो केवल
फॉर्मेलिटी के लिए ही उससे बातचीत करती थी। अब आगे क्या होगा? क्या नताशा की वजह से सचमुच में अभिनव और अनन्या के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, या फिर अनन्या अभिनव को माफ कर देगी? आखिर पुखराज का असली प्लान क्या है और वो अभिनव के साथ क्या करना चाहता है? क्या नताशा दोबारा लौटकर वापस आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।